हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी 15 मिनट की सीरीज कर रहे हैं और आज इस 15 मिनट की सीरीज का हम लोग करने वाले हैं वीडियो नंबर 10। ये वीडियो नंबर 10 जो है हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5 होगा और इसके अंदर हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी उसके टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्निक्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे, देखो सिंपल सी बात है। हेनरी फेयोल ने कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, कुछ प्रिंसिपल हमारे एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने भी दिए, लेकिन टेलर साहब ने कौन से दिए थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। तो उन्होंने सिर्फ ये लाइंस नहीं दे दी कि बस ये लाइंस दे दी और बात खत्म। उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास कुछ टूल भी होने चाहिए, कुछ मेथड्स भी होने चाहिए। तो उन टूल्स और उन मेथड्स को उन्होंने अपने टेक्निक्स में समझाया था। ठीक है। और ये हर कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेंड पर्सनल भी होने चाहिए जो कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम लोग कुछ टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो सीधी सी बात है, टेलर ने सिर्फ लाइंस नहीं दी कि 4 लाइन दे दी, 4 प्रिंसिपल दे दी, बात खत्म। उन्होंने कहा नहीं, कुछ टेक्निक्स है, उनको इंप्लीमेंट करोगे तभी तभी जाकर के आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो ढंग से काम करेगी। तो आपको इन टेक्निक्स के ऊपर काम करना है। उन्होंने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात है कि जो भी आपका सुपरवाइजर होगा, पहली बात तो एक सुपरवाइजर ना हो, 8 सुपरवाइजर हो। एक वर्कर के ऊपर 8 सुपरवाइजर, 8 लोग एक के ऊपर नजर रखें, एक इंसान के ऊपर 8 लोग नजर रखें। ठीक है। यूनिटी इन कमांड, ये हेनरी फेयोल ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा था। हेनरी फेयोल ने क्या कहा था कि एक ही बॉस से ऑर्डर लेना सही रहेगा। इन्होंने कहा नहीं, एक वर्कर के ऊपर 8 लोग नजर रखेंगे। इन्होंने फोरमैनशिप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन। इसको ऑपरेशनल भी कहा जाता है, प्रोडक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भाई प्लानिंग के कुछ इंचार्ज रहेंगे और प्रोडक्शन के कुछ इंचार्ज रहेंगे। प्लानिंग के 4 इंचार्ज रहेंगे और प्रोडक्शन के भी 4 इंचार्ज रहेंगे, और ये 8 लोग मिलकर के एक आदमी को ऑर्डर देंगे। यह है फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो आपका सुपरविजन है उस सुपरविजन को एक आदमी के सर पे मत थोपो। हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि एक सब ऑर्डिनेट के लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए, यानी एक ही सुपरवाइजर है, वो ऑर्डर देगा। इन्होंने कहा ना, सुपरविजन को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डालो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर सके। ठीक है। और इसको स्पेशल फोरमैन बोलो। जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए मल्टीपल टीचर्स है। इंग्लिश वाले टीचर है, इको वाले टीचर है, बिजनेस वाले टीचर है, अकाउंट्स वाले टीचर है, कंप्यूटर वाले टीचर है, मैथ्स वाले टीचर है। तो हर स्पेशलाइज्ड इंसान को एक इंसान के ऊपर नजर रखने के लिए बोलो, डिवाइड करो। ठीक। ईच वर्कर यानी क्लास का हर स्टूडेंट विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन, ऐसा उन्होंने कंपनी के अंदर कहा, रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि प्लानिंग फंक्शन अलग होगा, एग्जीक्यूशनल ऑपरेशनल फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब बात अगर कही जाए, काफी टाइम वाइवा में पूछ लिया जाता है कि विच प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा था? काम को बांट दो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है। और ये किसका अपोज करता है? ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अपोज करता है कि नहीं? यूनिटी इन कमांड का करता है। आप एक इंसान से ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, इसमें कह रहा है कि नहीं, आप 8 लोगों से ऑर्डर ले रहे हो। हालांकि ये इस बात को कहता है कि आपको सेम चीज का ऑर्डर नहीं लेना, आपको अलग अलग कामों के ऑर्डर, सेम काम के ऑर्डर नहीं लेने, आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग काम। ठीक है। तो फैक्ट्री मैनेजमेंट को 2 पार्ट में आप डिवाइड करो, पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर 4, प्रोडक्शन के अंदर 4। अब इनके काम क्या क्या है वो हम बताते हैं। पहली बात, सबसे पहला है रूट कलर, जो कि प्लानिंग के अंदर आएगा। रूट कलर का काम ये है कि वो ये बताए कि भाई सीक्वेंस क्या होगा प्रोडक्शन का। यानी कि जैसे कोई प्रोडक्शन होता है तो एक प्रोडक्शन के कई सारे फेजेस होते हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं। आगे जाकर के आप पढ़ोगे प्रोसेस मैनेजमेंट करके एक आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट आता है कि कौन से प्रोसेस में कितनी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है प्रोसेस के बारे में। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा कि पैकिंग यहाँ पर होगी, उससे पहले चीजों को कटिंग की जाएगी छोटे में, यहाँ पर उसको कहते हैं हीट किया जाएगा, यहाँ पर मिक्स किया जाएगा, यहाँ पर उसे कलेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या है? एक करेक्ट सीक्वेंस है ना। तो रूट कलर का काम ये है कि वो सीक्वेंस बताए प्रोडक्शन का। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर जो है
वो ये बताए कि वो किसको दे, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे कि भाई काम कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन दे, ये जगह बताएगा, इस जगह पर कौन सा इंसान क्या काम करेगा, ये कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन। देन टाइम एंड कॉस्ट कलर के, जो कि एक कॉस्ट शीट बनाएगा। मैंने कहा ना आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा आपको प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। तो वो यही देखता है कि कितना टाइम लग रहा है, एक हर एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है और हर एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक। देन शॉप डिसिप्लिनियर आएगा, ऑफ कोर्स इसका काम ये है कि सारे जो वर्कर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू काम करें। तो ये चारों हो गए प्लानिंग वाले। अब जो एक्चुअल काम करेंगे, ये तो हो गए प्लानिंग वाले, अब जो एक्चुअल काम करेंगे, सबसे पहले आएगा गैंग बॉस। देखो ये सारे कलर के, अगर आपको डिफरेंस रखना है तो प्लानिंग वाले सारे कलर के कहलाते हैं, प्रोडक्शन वाले सारे बॉस कहलाते हैं। गैंग बॉस, इसका ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि सारे टूल्स और मशीन्स रेडी रहे काम के लिए, कि एम्प्लॉय आए और काम चालू हो जाए। काम रुका तो वो इसकी जिम्मेदारी इसकी है, ठीक है। स्पीड बॉस का काम ये है, ये देखना कि काम टाइम पर खत्म हो और सही तरीके से खत्म हो। रिपेयर वर्क का ये है कि कोई वर्किंग कंडीशन वगैरह खराब है, कोई मशीन खराब है, कोई टूल वगैरह खराब है, तो उसके ऊपर रिपेयर बॉस ध्यान देगा। और इंस्पेक्टर का काम है क्वालिटी चेक करना, तो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसका काम है क्वालिटी चेक करना। तो हमारे पास 8 फोरमैन हो गए, 4 प्रोडक्शन में, 4 प्लानिंग में। प्लानिंग वालों के नाम हो गए रूट क्लर्क, क्या प्रोसेस होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कौन सा इंसान कहां पर क्या काम करेगा, टाइम क्लर्क, कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, शॉप डिसिप्लिनियर, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। देन प्रोडक्शन गैंग बॉस, कि भाई हाँ सारा सामान रेडी है काम करने के लिए। स्पीड बॉस, काम टाइम पे खत्म हो, सही तरीके से खत्म हो। रिपेयर बॉस, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, कोई भी टूल खराब है, मशीन खराब है, तो हम उसे देखेंगे। और क्वालिटी को देखने के लिए इंस्पेक्टर। तो ये हमारे हो गए फोरमैनशिप। जो सेकंड उन्होंने कहा वो बोला उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा था, कुछ स्टैंडर्ड टूल होने चाहिए। जब तक स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा आप काम कैसे करोगे, जब तक कोई टारगेट नहीं होगा आपके पास आप एफिशिएंसी डालोगे कैसे। सिंपल सी बात है, तो स्टैंडर्ड तो सेट होने चाहिए। एफ डब्ल्यू टेलर ने यह कहा कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, बिल्कुल। स्टैंडर्ड उन्होंने कहा ना, उन्होंने अपनी टेक्निक में क्या देखा था कि वर्कर जो है वो अपनी स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हैं। तो यानी उन्होंने क्या कहा, एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना। सिंपल। क्यों सेट करें, पर पहली चीज, अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो ये क्या करेगा, टू रिड्यूस द गिवन लाइन और प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड टाइप। आपको पता है स्टैंडर्ड ये है भैया, इसी टाइप की, इसी साइज की, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें बनेंगी, तो आप अलग अलग काम नहीं करोगे, इससे आपके अलग अलग लाइंस नहीं होगी, एक फिक्स होगा, इतना काम करना है, ठीक है। दूसरा, टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपके स्टैंडर्ड सेट है तो आपकी जो डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, उनके बीच में इंटरचेंजेबिलिटी आ चुकी होती है कि सभी एक ही स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, तो इसका सामान यहाँ पर यूज किया जा सकता है, इंटरचेंजेबिलिटी आ सकती है। देन टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। भाई ये तो हो गई, इंस्पेक्टर का काम ही क्या है, क्वालिटी को चेक करना, तो एक स्टैंडर्ड सेट होगा तभी तो क्वालिटी चेक हो सकती है। और दूसरा, मैन और मशीन, मशीन कितना काम कर सकती है, मैन कितना काम कर सकता है, क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने बोला कि एक आदमी है वो एक दिन में 10 यूनिट बना सकता है, लेकिन वही आदमी बना रहा है 8 यूनिट, उसका रीजन क्या है। तो ये स्टैंडर्ड जब तक सेट नहीं होगा तब तक काम कैसे करेंगे, तो इसीलिए स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है। आप कंट्रोलिंग के अंदर इसको और अच्छे से पढ़ोगे, कंट्रोलिंग वाले चैप्टर के अंदर इसे और अच्छे से पढ़ोगे, तो स्टैंडर्ड इसलिए भी सेट करना जरूरी है ताकि आप मैन और मशीन की परफॉर्मेंस को जज कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंपल सी बात है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है अननेसेसरी चीजों को हटा देना, काम को सिंपल रखना। सिंपल, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटी साइज एंड ग्रेड्स। एक सिंपल सी बात होता है, आप नोट्स से क्यों पढ़ते हो, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, तो फिर आप नोट्स से क्यों पढ़ते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन होता है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दे रखी है, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें दे रखी है, शायद उतने की अपने को जरूरत नहीं है लिखने के लिए, है सारे सीक्वेंस में,
लेकिन शायद उतने की जरूरत नहीं है। नोट्स क्या करता है, उसी चीज को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करूं, तो अननेसेसरी वैरायटी, साइज, ग्रेड, इन सबको हटा देना चाहिए। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं एक समझाता हूँ। आजकल आप लोगों ने समोसे वाली शॉप्स देखी होंगी जहां पर मल्टीपल समोसाज होते हैं, है ना, कि चीज समोसा है, चिकन समोसा है, चॉकलेट समोसा है, ऐसे देखिए ना दुकानें। उन्होंने कुछ 50-51 तरीके के समोसे रखे हुए होते हैं। क्या उनकी दुकान पे हमेशा 50-51 अवेलेबल होंगे? नहीं। वो क्या देखेंगे, किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है, ऐसे 5 से 6 आइटम रखेंगे और उनकी प्रोडक्शन करेंगे। वो 50 से 51 नहीं करेंगे। बैस्किन रॉबिन्स की शॉप पे जाना, वहां पर एनी टाइम आपको 31 फ्लेवर नहीं मिलेंगे। हमेशा 31 फ्लेवर नहीं होते, जितना लिखा होता है उतने अवेलेबल हमेशा नहीं होते हैं एट अ टाइम। नॉर्मल समोसे वाली शॉप पे अभी आप जाते हो, आप फूड ब्लॉगर्स को देखते हो जो एग शॉप्स पे जाते हैं, भैया हमारे यहाँ 150 तरीके के ऑमलेट बनते हैं। 150 तरीके के ऑमलेट अवेलेबल है क्या? नहीं, ऑर्डर पर बनेंगे। रीजन, अननेसेसरी वैरायटी नहीं रखनी है, अननेसेसरी साइजेस, ग्रेड्स नहीं रखने हैं। क्योंकि इससे मैं क्या करूंगा, कॉस्ट को बचा लूंगा, लेबर को बचा लूंगा, मशीन को बचा लूंगा, टूल को बचा लूंगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री में रिडक्शन करेंगे और जितना भी हमारा सामान है उसको फुल यूटिलाइज करेंगे, जिससे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड सेट करो, उसके हिसाब से काम करो, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि अननेसेसरी चीजों को हटा दो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है वर्क स्टडी का, जो कि हम लोग करेंगे पार्ट 11 के अंदर, यानी कि इसके पार्ट 6 के अंदर। इस वक्त मैं दो ही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। पहला हमारा कौन सा, फंक्शनल फोरमैनशिप, और सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो पहुंचे तो प्लीज शेयर करें, मेरी भी रीच बढ़ेगी, बच्चों का भी भला होगा। क्योंकि मुझे पता है बीएसटी में बच्चे ज्यादा टाइम देते नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधार सकता हूँ या कुछ सुधारने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या है, मैं उस पर वर्क करूंगा। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि नहीं, इसे दोबारा से समझने की जरूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे दोबारा से कवर करूंगा। ठीक है, सो चलिए अगली वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।